वालेकुम सलाम। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पावर फ्लो में इक्वेशंस जो इस्तेमाल होती हैं दे आर नॉन लीनियर। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वोल्टेजेस एट डिफरेंट बसेस, जिसके लिए हमने एडमिटेंस मैट्रिक्स भी फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह पीछे हमने बात की, अगर सिंपल हमारे पास सर्किट्स हो तो उसमें एक एडमिटेंस मैट्रिक्स होती है, फिर वोल्टेज नोड्स की वोल्टेजेस होती हैं, और फिर डिफरेंट नोड्स पे जो करंट सोर्सेज लगे हुए वो होते हैं, और सिंपली डिफरेंट बसेस की जो वोल्टेजेस होती है वो एडमिटेंस मैट्रिक्स को हम इन्वर्स लेते हैं और उसको फिर करंट्स का जो वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके डिफरेंट बसेस की वोल्टेजेस निकालते हैं। लेकिन मसला क्या है, पावर फ्लो स्टडीज में करंट सोर्सेज हमें पता नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड नहीं किए होते हैं। रादर देयर आर सम वोल्टेजेस एट सम नोड्स, ठीक है, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट वोल्टेजेस तो मालूम है लेकिन उनके जो फेज एंगल्स हैं वो हमें पता नहीं है। कुछ बसेस पे हमें रियल और रिएक्टिव पावर पता होती है, उसकी वोल्टेज पता नहीं होती। कुछ बसेस में हमें रियल पावर उस बस की तरफ आ रही होती, वो हमें पता है, इंजेक्ट हो रही होती वो हमें पता है, लेकिन रिएक्टिव पावर का पता नहीं। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है बेसिकली, ठीक है। और उन सिचुएशंस के मुताबिक जब हम इक्वेशंस लिखते हैं to find voltages at different buses for example, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। उनको हम मैट्रिक्स इन्वर्शन का जो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इससे पहले सॉल्व करते रहे हैं इक्वेशंस को, वो मैट्रिक्स इन्वर्शन का जो टेक्निक है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें इटरेटिव टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी टू सॉल्व द नॉन लीनियर सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, to find voltages at different buses for instance. So the first method that we will discuss is Gauss-Seidel method. उसके लिए सिंपली पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन लेते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है। ऑफ कोर्स दो वेरिएबल्स हो, दो अननोन्स हो तो वी विल नीड टू इक्वेशंस, थ्री अननोन्स हो तो हमें थ्री इक्वेशंस की जरूरत पेश आएगी। लेकिन इस एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स, ठीक है। और वी आर इंटरेस्टेड और एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट if we place the value of x in fx, what we get is we will get 0 on the right hand side, ठीक है। जिस तरह एक इक्वेशन है फॉर एग्जांपल ax square plus bx plus c is equal to 0, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जिससे आप मेरे ख्याल में कोई 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास उसके बाद से आप डील करते रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें इसका सोल्यूशन x हम फाइंड करते हैं सच दैट x को जब हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x की जगह प्लेस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए नॉन लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड द सॉल्यूशन, और यहाँ से जो भी वैल्यू आती है उसको जब उस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है राइट हैंड साइड पे 0। उसके अलावा, उस सॉल्यूशन के अलावा अगर x की कोई भी वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे 0 नहीं आएगा। ये जो इक्वेलिटी है, ठीक है, fx इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ये तब सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू हमारे पास ऐसी हो कि जब यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके उस इक्वेशन की मदद से उस वैल्यू को जब हम यहाँ x की जगह पुट करते हैं इस फंक्शन f(x) में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आती है, 0 आती है। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाहिर है जिसको आप, उसका एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन अगर कोई इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0,
ठीक है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड समवन आस्क्स मी टू फाइंड the value of x for which the right hand side of this equation will be equal to 0. ठीक है, तो इसमें फिर मेरे लिए बड़ा मसला होगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे फिर कोई न्यूमेरिकल टेक्निक की तरफ रुजू करना पड़ेगा। ठीक है, इटरेटिव टेक्निक्स आर देयर। ठीक है, तो उसमें से जो पहली टेक्निक है जिसकी हम बात करेंगे इस इन स्लाइड्स में, ऑफ कोर्स, दैट इज वी विल टॉक ओनली टू टेक्निक्स, गॉस-सेडल मेथड एंड न्यूटन-रॉप्सन मेथड। ठीक है, सो how can we solve a non-linear equation using a Gauss-Seidel method? तो उसमें से सबसे पहले let me repeat again कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है और नॉन लीनियर इक्वेशन है। so one variable is there, so we only need one equation. ठीक है, so how can we find the solution? It's very simple. इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिखें कि उसमें से एक x राइट हैंड साइड पे आ जाए। मसलन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसमें, या इसको मैं एक और तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन इसमें लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर एग्जांपल। तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक्स को एक ही साइड पे रखें लेकिन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को दूसरी साइड पे ले जाए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो उस तरीके से लिखूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बेसिकली जी एक्स बन जाएगा। कोई भी इक्वेशन हो, नॉन लीनियर इक्वेशन, उसमें से किसी तरीके से उसको इस तरीके से लिखना है कि एक एक्स एक साइड पे रह जाए, बाकी जितनी भी चीजें आई हैं वो दूसरी साइड पे चली जाए। तो दूसरी साइड पे जो चीज जाएगी उसको मैं जी एक्स का नाम दूंगा और इस साइड पे एक्स है। अब इसको सॉल्व करने का गॉस-सेडल मेथड वेरी सिंपल। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली एक्स की एक वैल्यू आपने एक गेस, इनिशियल एस्टिमेट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले से ही पता होता है कि आपका सॉल्यूशन जो है जो है वो एक्चुअल सॉल्यूशन तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन पता होता, आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअल सॉल्यूशन के आसपास है, ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है जो कि एक्चुअल सॉल्यूशन के करीब है। ठीक है, पावर सिस्टम एनालिसिस की हम बात करें, लोड फ्लो स्टडीज की हम बात करें, और इसमें अगर हम इंटरेस्टेड है फॉर एग्जांपल टू फाइंड द वोल्टेजेस एट डिफरेंट बसेस, तो आपको पता है कि एक स्टडी स्टेट उसमें अगर एक बस ऑपरेट कर रही हो तो बसेस की वोल्टेजेस जो होती है पर यूनिट में वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती। मसलन अगर पर यूनिट में अगर किसी बस के रिसीविंग एंड की वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो कोई 0.95 के आसपास होगी, 0.97 होगी। एक्चुअल वैल्यू अगर वो उसकी वैल्यू जो होगी हमें पता है कि ये 1 होगी या 0.95 और 1.5 के आसपास कहीं होगी। हमें रफ सा अंदाजा होता है, एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन का पता नहीं होता, लेकिन रफ सा अंदाजा होता है। ठीक है, इनिशियल एस्टिमेट का जो प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम है, उसके बेस पे आप इनिशियल गेस लगा सकते हैं, which will be not of course accurate exact solution, लेकिन उसके आसपास कोई इनिशियल एस्टिमेट आपको पहले से पता होता है। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं ये वाली इक्वेशन है fx is equal to 0, उसको मैंने पहले इस फॉर्म में लिखा और उसके बाद फिर मुझे इनिशियल गेस का मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। ठीक है, तो उस गेस को मैं यहाँ पे रखूंगा और उससे जो जवाब आएगा x0 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 0, x सुपरस्क्रिप्ट 0 का मतलब ये इनिशियल गेस है आपका। उसको gx राइट हैंड साइड पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है उसमें उस गेस को मैं रखूंगा, उससे जवाब आएगा, उससे मैं एक नया x निकालूंगा, उस नए x को फिर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, उससे जो gx सॉल्व करूंगा, वहां से जो नया जो वैल्यू आएगा वो एक नया x होगा, उसको फिर मैं यहाँ पे रिप्लेस। दिस प्रोसेस आई विल जस्ट कीप ऑन डूइंग, अल्टीमेटली I will converge to a solution. ठीक है, तो इसका हम अभी थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन जो, जी बेटा सर, ये फिक्स्ड आइटरेशन मेथड है ना, इसको फिक्स्ड आइटरेशन मेथड कहते हैं। फिक्स्ड है, क्या मुराद है आपकी? सर, हमने ये ECM के कोर्स में ना इसको फिक्स्ड आइटरेशन मेथड के नाम से पढ़ा है, उसमें भी यही करना होता है, x इज इक्वल टू g ऑफ x, हम बार बार आइटरेशंस करते हैं और एक मरतबा ये डेविएट भी करता है।
हाँ, ये वाला। डेविएट भी डाइवर्ज भी कर सकता है बिल्कुल, लेकिन फिक्स्ड इसको कहते हैं या नहीं कहते, ये मेरे मेरे जो है ना, मुझे याद नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो बहुत पहले पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पावर फ्लो स्टडीज के में जो टेक्निक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज फिक्स इटरेशन मेथड की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। तो गास सेडल मेथड, फिक्स इटरेशन मेथड माइट बी सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो इसमें से गास सेडल मेथड की बात करें फिलहाल हम, सही सही ठीक है। मतलब जेकोबीज मेथड है, वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इट कुड बी दैट मेथड, जेकोबीज मेथड, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक जेकोबीज मेथड कुड आल्सो बी फिक्स इटरेशन मेथड, लेकिन मेरे उस टर्मिनोलॉजी से मेरी बहुत ज्यादा कोई वाकफियत नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। एनीवे तो इसमें इस तरह है, जी एक्स है, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ केथ इटरेशन पे जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ जी एक्स के, उससे जो जवाब आएगा उसको मैं एक्स के प्लस वन का नाम देता हूँ, ठीक है। एक्स जीरो ये सुपर स्क्रिप्ट है, एक्स जीरो में पुट किया, वहां से जी एक्स आ गया, ये फिर एक्स वन बन जाएगा। इस एक्स वन को फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ से जो जवाब आएगा वो एक्स टू बन जाएगा, फिर एक्स टू को यहाँ पे पुट करूंगा, एक्स थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर तो ये कन्वर्ज हो रहा है, इफ यू आर समवेयर वेरी नियर टू द सोल्यूशन, ठीक है, अगर सोल्यूशन एक्चुअल सोल्यूशन से बहुत दूर है, तो इट इज पॉसिबल दैट डिपेंडिंग अपॉन द type of non-linear equation, it might happen that it will not converge to the true solution, ठीक है। या देयर कुड बी सेवरल सॉल्यूशंस फॉर ए गिवन, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा कि एक के बजाय कितने सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास दो आते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी गेट ए सिंगल सॉल्यूशन, बट हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। सो देयर कुड बी आप डिफरेंट सॉल्यूशंस पे आप कन्वर्ज कर जाएं, एक तो ये चीज है, और डाइवर्ज कर जाएं, सॉल्यूशन पे कन्वर्ज भी ना करें, ठीक है, और एक्चुअल सॉल्यूशन पे कन्वर्ज करें। ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन पे कन्वर्ज कब करेंगे, जब आप रियल जो एक्चुअल सॉल्यूशन उसके आसपास कहीं अगर आपका इनिशियल गेस है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी that you will converge to the actual solution। और पावर सिस्टम एनालिसिस और लोड फ्लो स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, तो अक्सर हमें इनिशियल, जिस तरह मैंने आपको वोल्टेजेस का बताया कि आपकी जो वोल्टेजेस, बस वोल्टेजेस जो होती हैं वो 0.95 और 1.5 पर यूनिट के आसपास कहीं एक्चुअल वैल्यू इन्हीं के दरमियान कहीं होगी। तो इस वजह से आप जब इन वैल्यूज के दरमियान कोई आप गेस लगाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल कन्वर्ज टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसका आप कैसे डिटरमिन करते हैं, तो सॉल्यूशन आप देखें, ये अगर एक्टिविटी करते चले जाएं तो ये तो मेरे ख्याल में सेवरल इटरेशंस के बाद भी शायद इसमें बहुत ज्यादा एक्चुअल सॉल्यूशन के आप बहुत कम डिफरेंस हो एक्चुअल सॉल्यूशन और इसके दरमियान, तो आपको बहुत ज्यादा इटरेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन हम वी कैन नॉट डू द इटरेशंस फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सेवरल इटरेशंस। उसके बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, उसके बाद ये वैल्यू निकाला, उसके बाद एक्चुअल जो नई वैल्यू आई है और प्रीवियस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेके उसका उसका उसको देखते हैं कि इसकी अगर जो मॉड है, इसका उसका जो क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंस का, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये अगर कोई स्मॉल वैल्यू से, फॉर एग्जांपल 0.00001, ठीक है, अगर उससे कम है तो आप कहते हैं कि बस काफी हो गया, ठीक है, इससे फर्दर जो है मैंने आगे इटरेशंस नहीं करनी है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। सो हियर इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास x3 minus 6x² plus 9x minus 4 is equal to 0. This is the equation, and I am interested in finding the value of x, ठीक है। When I will put the value of x in this equation, what I will get 0 on the right hand side, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए गास सेडल मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें फिर हम बेसिकली एक एक्स को आइसोलेट करेंगे इस इक्वेशन में से, इस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, बाकी रेस्ट ऑफ दिस इज एफ एक्स, बेसिकली ये हमारे पास एफ एक्स है, उसमें से बाकी जो टर्म्स हैं जस्ट किक देम ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग एंड कॉल दिस द राइट हैंड साइड टर्म्स, ठीक है, एक्सप्रेशन इट जी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वंस वी राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म,
देन x0 फॉर एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है, इट इज इक्वल टू 2, इसमें 2 के x0 2 है, और पुट इन दिस इक्वेशन x0 2 वैल्यू पुट करें, वहां से x1 आएगा, x1 को फिर यहां पुट करें, फिर x2 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो व्हेन वी डू दिस थिंग, when we put x0 x is equal to x0 is equal to 2 in previous equation, what we get is we will get x is equal to 1, which is 2.2222, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली इटरेशन में क्या करेंगे, जस्ट प्लेस दिस x1 in the previous in this equation, ठीक है, to get x2, and here we have the x2 which is equal to 2.5173। अगर इसी तरीके से हम इटरेशंस करते रहेंगे सब्सिक्वेंट इटरेशंस में 2. ये हमारे पास सेकंड इटरेशन में ये आई है, थर्ड में हमारे पास 2.8966, फोर्थ में 3.3376, और उसके बाद 3.739 और 3.9568 और 3.9988 और उसके बाद 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप करते चले जाएं तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज, यहाँ पे देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो सॉल्यूशन है कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। कैसे पता चला मुझे, यहाँ से अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो इनके अंदर वो डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 73 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 3.95 है, 3.99 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद कुछ और इटरेशंस करेंगे तो वो फिर फर्दर दोनों के दरमियान जो है प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू, उनके दरमियान जो है प्रेजेंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू जो आपके पास है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। तो आप करते चले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो दोनों के दरमियान डिफरेंस 0.01 आ जाएगा, फिर 0.001, और उसके बाद ये तो चलता रहेगा सिलसिला, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि उसमें एक आपने एप्सिलॉन को आपने डिफाइन किया 0.0001, अगर डिफरेंस प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू में आ गई तो उस पर फिर आप स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देयर इज नो गारंटी फॉर द कन्वर्जेंस, ठीक है। इट कुड कन्वर्ज, जी, इज इट क्लियर? इन सम केसेस इसको थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ये समटाइम्स आपने देखा कि यहाँ पे दिस कुड कन्वर्ज टू द एक्चुअल सॉल्यूशन आफ्टर सेवरल इटरेशंस, इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। फास्ट कैसे करते हैं, तो इसमें फिर हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं व्हिच इज ग्रेटर देन 1, और इसको हम एक्सेलरेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक्स के, यहाँ पे हम एक्स के प्लस 1 कैसे डिफाइन करते हैं, हियर वी हैव xk, just you put the value of xk here in gx and you get xk plus 1, ठीक है। लेकिन ये करने के बजाय हम ये करते हैं कि इस xk plus 1 को डिफाइन करने के लिए पहले हम यहां से हम xk plus 1 को जो है फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, what we do is here we have xk की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और उसके बाद अल्फा जी एक्स के इसमें जी में एक्स के की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, ठीक है, और एक्चुअल एक्स के से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर एक्स के में ऐड करके आप एक्स के प्लस 1 फाइंड करते हैं। प्रीवियसली हम क्या करते थे, जी एक्स के इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स के में एक थोड़ा सा डेल्टा एक्स ऐड करते हैं। बेसिकली एक्स के प्लस 1 कैसे फाइंड करते हैं, xk plus 1 is equal to xk plus delta, some delta, और वो डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा इज नथिंग बट जी एक्स के, ठीक है, माइनस एक्स के, और उसको फिर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपकी इटरेशन जो है ये फास्ट हो जाती। इस टेक्निक से अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा करेंगे तो इट इज पॉसिबल दैट यूर ये जो आपकी जो है डाइवर्ज कर जाए, ठीक है, सॉल्यूशन पे आप कन्वर्ज ना करें। सो अल्फा शुड नॉट बी वेरी वेरी लार्ज एज वेल, ठीक है। सो ये जो प्रीवियस एग्जांपल है इसमें अगर हम अल्फा की वैल्यू 1.25 पुट करते हैं और इस इक्वेशन की मदद से प्रीवियसली एक्स के प्लस 1 कैसे फाइंड करते, जी एक्स कैसे फाइंड करते थे, लेकिन जब हमने एक्सेलरेशन फैक्टर हमने डिफाइन किया तो उसकी मदद से अगर हम करते हैं, अगर ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, then we need to select an appropriate value of alpha, which is 1.25 in this particular equation, in this particular problem, ठीक है। तो यहाँ से जी बेटा
इक्वेशन 6.10 आई कैसे? उस पिछली वाली की तो लॉजिक थी ना कि वो हम उससे निकाल रहे थे जी ऑफ एक्स, ये तो खुद से ही मतलब इसको हमने डिफाइन किया है। थोड़ा सा आपको ग्राफिकली जो है ना, इसका ग्राफिकल आपको मेरे ख्याल में उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा सा ग्राफिकली देखना पड़ेगा आपने, तो वहां सर से आपको समझ आ जाएगी। अगर समझ नहीं आई तो अगली उसमें देख लेंगे, लेकिन आप जरा देख ले, किताब में भी ग्राफिकली उसने बताया है, तो उसको अगर थोड़ा सा देख लेंगे ना, वहां से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ठीक है। तो उसमें कन्वर्जेंस के हवाले से एक खास किस्म का ग्राफ बनाते हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में उस तरह की चीज आपने नहीं की है। सर, हमने एक्सेलरेशन फैक्टर नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ वो पहली वाली चीज पढ़ी थी, वो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तक। ये अच्छा, एक्सेलरेशन सर ने शायद चलिए स्किप करा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो ग्राफ से आप ग्राफ को जब प्लॉट करेंगे तो वहां से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। सो हियर इज व्हेन वी हैव 6.3 को देखें, अल्फा इज 1.25, G2 हमारे पास ये आता है, फिर X1 जो है हमारे पास ये आ गया, और उसमें हम देखते हैं कि 3.081, 3.18, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर हम इस लेवल पे आ गए। इज इट क्लियर? लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल यहाँ पे वी हैड ओनली ए सिंगल इक्वेशन, a single variable was there, and to find that solution of this equation, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास चूंकि एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन पावर फ्लो स्टडीज हम करते हैं तो वी हैव डिफरेंट नोड्स। ठीक है, तो हमारे पास मे बी 10 वेरिएबल्स, ठीक है, अननोन्स हैं। सो हाउ मेनी इक्वेशंस वी विल नीड 10 इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस ऑफ कोर्स। ठीक है, और हमने उन नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हमारे पास 10 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, सो और 10 अननोन्स हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि वी कैन यूज मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसकी मदद से उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, या कुछ और टेक्निक्स हो सकती हैं कि जो फास्ट उसको आप लीनियर इक्वेशंस को आप कंप्यूटर की मदद से उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नॉन लीनियर इक्वेशंस हो, the things become very much complicated, और solution जो आप निकालेंगे that might not necessarily converge to the true solution as well। ठीक है, लेकिन anyway, so Gauss Seidel मेथड की मदद से हम ये n इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस f1x, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से n इक्वेशंस, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस c1 को इस साइड पे ले आए, ठीक है, और लाने के बाद फिर आप f1x, जनरली इक्वेशन इसी फॉर्म में होती ना, कांस्टेंट को हम यहाँ पे उसने जो थी, इवन इफ देयर वाज ए कांस्टेंट, उसको उसने राइट साइड पे लिया था, और उसके बाद उस पूरी राइट साइड को उसने fx का नाम दिया था। लेकिन अगर इक्वेशन है तो उसमें से कांस्टेंट को आप शिफ्ट करें लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, और फिर इसको आप fx का नाम देते हो। तो ये जस्ट सिंपली उसी इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीकों से लिखने का तरीका है। जिस तरह हमारे पास 2x² प्लस, फॉर एग्जांपल x² प्लस x प्लस साइन x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं लिख सकता, इसको मैं fx इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं। इसको मैं x² प्लस x इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में से 1 को दूसरी साइड पे ले जाऊं, ठीक है, -1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे x² प्लस x है, इसको मैं fx लिख सकता हूं। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एन इक्वेशन। तो यहाँ पे बेसिकली उसने ये किया है, जो इक्वेशंस थे उनके कांस्टेंट्स को उसने दूसरी साइड पे लिया है। ये शायद इसलिए भी किया है कि अगर ये लीनियर इक्वेशंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हैं ये, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आते हैं? कांस्टेंट्स आते हैं, और उसमें से इक्वेशंस में से x1 x2 xn को हम अलग करके यहाँ पे एक वेक्टर लिखते हैं, और बाकी जो चीजें हैं उसको फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखने का एक तरीका ये भी है। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे जो f1 f2 fn जो है ये नॉन लीनियर है बेसिकली, तो इसको भी हम यही कर सकते हैं कि इसमें से ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें से एक x को अलग करें किसी तरीके से, और बाकी जो इक्वेशन है उसको gx का नाम देते हैं, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, और उस पोर्शन को आप gx का नाम दे दें। ठीक है, सो 6.11 को मैं लिख सकता हूं x1, एक इक्वेशन में x1 अलग करें, दूसरी इक्वेशन में से x2 अलग करें, तीसरी इक्वेशन में x3 अलग करें, और देन xn। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी हैव। x फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू c1 प्लस g1 x1 डैश डैश xn।
दूसरी इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ x2 c2 प्लस g2 x1 x2 डैश डैश xn एंड सो ऑन। ठीक है, सो x1 x2 xn ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब इसको मैं गॉस सेडल मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करूंगा? इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इनिशियल गेस आपको पता है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करें, इस इनिशियल गेस को आप यहां पे रखें। ठीक है, इस इक्वेशन में रखें, तो आपके पास x1 की कौन सी वैल्यू आएगी? नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यूज जो है उसको यहां पे रखें, x2 की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल जो वैल्यूज आपके पास है, सबको इक्वेशंस में आप रखें, तो आपके पास x1 x2 डैश डैश xn की नेक्स्ट वैल्यू सेकंड फर्स्ट इटरेशन के बाद जो वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी। यानी x1 सुपरस्क्रिप्ट 1, x2 सुपरस्क्रिप्ट 1, xn सुपरस्क्रिप्ट 1, वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी। उनको फिर इस इक्वेशन में और nth इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास x1 की जो सेकंड टू x2 2 x डैश डैश xn2 वो वाली वैल्यू, उनको फिर आप यहाँ पे रखें और इस तरीके से आप इटरेशंस को आप आगे कंटिन्यू करें। सो अल्टीमेटली जब ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एक खास उससे प्रीवियस इटरेशन की जो वैल्यू है उनसे इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का उनका जो डिफरेंस है खास उससे नंबर से कम हो जाए, तो वहीं पे आप स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन दिस इज द जेकोबीज मेथड। जेकोबीज मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को एक मरतबा इसमें रखा, फिर इसमें रखा, डैश डैश इसमें रखा, और उसके बाद आपने नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड की। गॉस सेडल मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। गॉस सेडल मेथड में फॉर एग्जांपल ये इनिशियल इटरेशंस हैं, इनको हमने यहां पे रखा इसमें, तो हमारे पास ये x1 आ गया, x1 1 आ गया, सुपरस्क्रिप्ट 1, यानी इसकी जो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो इसकी वैल्यू आ जाएगी x1 आएगी। अब x2 की भी हमने वैल्यू निकाल दी, उसके लिए इनिशियल गेस हमारे पास क्या है, ये है। लेकिन इनिशियल गेस में ऑलरेडी x1 1 की वैल्यू आ गई है, तो वो एक x1 0 के मुकाबले में एक बेहतर वैल्यू है। तो x यहां पे जब सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो x1 0 के बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जो अच्छी वैल्यू, जो बेहतर वैल्यू आई है प्रीवियस इटरेशंस के बाद, ठीक है, जो सॉल्यूशन के ज्यादा करीब है, उसको उठा के बेसिकली हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वहां से फिर x2 1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x3 1 निकालना हो, तो उसमें एक तरीका जेकोबीज मेथड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, x1 0 x2 0 डैश डैश xn 0 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन जो इटरेशन करके नेक्स्ट वैल्यू के लिए। लेकिन गॉस सेडल मेथड में ऑलरेडी हमने x1 की एक बेहतर वैल्यू, x2 की एक बेहतर वैल्यू हमने फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेस होगा थर्ड इक्वेशन के लिए, x1 1 x2 1 और x3 0 x4 0 डैश डैश xn 0, वो वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट वैल्यू अगली इक्वेशंस के लिए x इस्तेमाल करेंगे, तो प्रीवियस जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट x1 1 जो हमने कैलकुलेट की, x2 1 जो कैलकुलेट की है, x3 1 जो कैलकुलेट करी की है, x4 1 फाइंड करने के लिए बाकी तो पुरानी वाली इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी हमने कंप्यूट की है वो वाली वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे और x4 1 की हम निकालेंगे। xn 1 निकालते वक्त फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 से लेकर xn माइनस 1 तक जो वेरिएबल्स थे, उनका ऑलरेडी हमने जो है फर्स्ट इटरेशन का जवाब हमने वहां पे निकाला है। ठीक है, उसको फिर यहाँ पे स्वाय xn 0 के बाकी सारी जो वैल्यूज हैं, वो ऑलरेडी हमने बेहतर वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। वहां से फिर हमारे पास xn 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास x1 1 भी है, x1 x2 1 भी है, डैश 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 xn 1 भी है। ठीक है, अब उनको फिर दोबारा हम यहाँ पे पुट करेंगे, x1 2 निकालेंगे। लेकिन x2 2 निकालने के लिए x1 2 की जो बेहतर वैल्यू यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशंस आई थी, वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन बाकी वैल्यूज जो हैं x2 1 x3 1 x4 1 xn 1, जो प्रीवियस इटरेशन से जो वैल्यूज आती वो वही वाली होंगी, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ से जो बेहतर वैल्यू आई है वही रखेंगे। और उसके बाद x2 1 निकालेंगे, फिर x3 1 निकालेंगे। x3 1 के लिए हम जो ये वाली जो वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे वो इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो प्रीवियस इटरेशन से जो वैल्यू आई थी वो वहां पे पुट करेंगे। इस तरीके से दिस प्रोसेस वी विल कीप ऑन डूइंग दिस प्रोसेस अल्टीमेटली। ठीक है, एक सर्टेन एक्यूरेसी लेवल तक अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करवाएंगे, उसके बाद उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर देंगे।
ठीक है। सो दिस इज इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास आ गया गास सेडल मेथड। जैकोबीज मेथड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल वैल्यू सारी इक्वेशंस में जो इनिशियल वैल्यूज वो पुट करते हैं, जवाब निकालते हैं, और उसके बाद फिर अगली इटरेशंस में जो प्रीवियस इटरेशन में जितनी भी वैल्यूज आई थी उन सबको हर इक्वेशन में पुट करते हैं और फिर हम जवाब निकालते हैं। गास सेडल मेथड में जो ऑलरेडी जिन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके वैल्यूज जवाब निकाले हैं, उसके बाद सब्सीक्वेंट इक्वेशंस में आती हैं, तो फिर जो वेरिएबल्स हैं उनकी उनको फिर हमने जो इम्प्रूव्ड जो उनका एस्टिमेट आया है, नेक्स्ट इक्वेशंस में उन इम्प्रूव्ड वैल्यूज को हम पुट करते हैं और वहां से जवाब निकालते हैं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सर मोर देन वन वेरिएबल हो तो ये जैकोबीज मेथड कहलाता है? नहीं, ये भी जैकोबीज नहीं है ना, ये गास सेडल ही है। देखिए ना, एन वेरिएबल्स x1 x2 xn x1 x2 xn x1 x2 xn, एन वेरिएबल्स हैं x1 से लेकर xn तक। जैकोबीज और उसमें फर्क ये है, जैकोबीज में हम क्या करते हैं, ये जो n अननोन्स हैं, n इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा, x1 1 निकालूंगा, फिर इनको फिर x2 में पुट करूंगा, फिर x2 1 निकालूंगा, फिर इनको ये इनिशियल गेस को इसमें पुट करूंगा, फिर xn1 निकालूंगा। गास सेडल में क्या करेंगे, वो भी n इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, n वेरिएबल्स हैं, लेकिन गास सेडल में क्या करते हैं, जब इनको मैं यहां पे पुट करता हूं तो हमारे पास x1 1 आता है, लेकिन x2 1 निकालने के लिए फिर मैं क्या करता हूं, इनमें से जो x1 0 है उसको मैं, चूंकि ऑलरेडी आपने एक बेटर गेस x1 0 के बजाय x1 1 आप निकाला, वो एक बेटर गेस है। जब x2 1 निकालता हूं तो x1 0 गास जैकोबीज मेथड में हम वहां यहाँ पे x2 1 निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, x1 0 x2 0 डैश डैश xn 0 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गास सेडल में क्या इस्तेमाल करेंगे, x2 निकालने के लिए x1 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, x1 1 फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी जगह x1 1 होगा, लेकिन x2 1 हमें पता नहीं है, डैश डैश xn1 हमें पता नहीं है, तो फिर उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, x2 0 डैश डैश xn0 जो इनिशियल केस है वो इस्तेमाल करेंगे। सर ये इस तरह समझ नहीं आ रही, आप काइंडली एक एग्जांपल बता दें दोनों की, फिर से क्लियर हो जाएगा। मतलब अच्छा, ये सब्सक्रिप्ट थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं। एक मिनट, फिर मैं इसको देखता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। और इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास, इसको मैं जरा सिंपल लिखता हूँ इक्वेशन को। इसको हम क्या करें, या चलें आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। आखिर अंसारी साहब ने शेयर किया तो इसका कोई इस्तेमाल भी होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। ओके, सो हियर वी हैव, यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास x1 है, सिर्फ एक सिंपल सी हम इक्वेशन लिखते हैं, x1 इज इक्वल टू c को हम वी फॉरगेट अबाउट c, f हमारे पास है x1, ठीक है, और फिर हमारे पास है x2, ये हमारे पास से इक्वेशन 1 है, x1 की इक्वेशन में, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू f2, और फिर हमारे पास है ये x1, और ठीक है x1 और x2
ये हमारे पास है, ठीक है। अब इनिशियल गेस आप फॉर एग्जांपल सुपरस्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली गेस है, इनिशियल गेस है ऊपर जीरो का मतलब ये है ये इनिशियल गेस है 1 का पहली 0 इटरेशन पे, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 2 का 0 इटरेशन पे, ठीक है। अब मैंने x1 और x2 निकालना है, 1 का मतलब ये इटरेशन के बाद ये चीज निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इसमें भी 0 पुट करूंगा ये वाली वैल्यू, और इसमें भी ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, और x21 निकालने के लिए यहां पे क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू, और ये निकालने के लिए ये इनिशियल गेस में यहां पुट करूंगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास x11 और x21 आ जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर है, मतलब हम ये इनिशियल गेस जो है ना पुट कर रहे हैं दोनों में, पुट कर दिया, और x11 उसके और बाद x21। x21 और x11 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x11 और x21 पुट करेंगे, यहाँ पे x11 x21 पुट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास x12 आ जाएगा और x22 x22 आ जाएगा, ठीक है। जी मसलन नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, और जो प्रीवियस जवाब आया था वो 1 वाला वो यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, और यहाँ पे रखूंगा, और यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास x2 x12 और x22 आ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। सर ये कौन सा ये मेथड है अब? ये जैकोबीज मेथड है। ये अब जैकोबीज देखो, मेथड है। अब मैं एक और काम करता हूं, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, अब x1 निकालना है। अब आपने शुरू किया है, कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा, अब आप इनिशियली आपका गेस ये है। x11 कैसे निकालेंगे, x11 निकालने के लिए आप x10 और x20 यहां पे आप पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट वी विल गेट, x11 आ जाएगा। अब x21 निकालना है। जैकोबीज मेथड में हम क्या करते हैं, x10 और x20 यहां पे पुट करते हैं, लेकिन गास सेडल में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी x11 की वैल्यू आपने यहां निकाली है, विच इज बेटर देन x10, क्योंकि ये आपने ये यहां से निकाली है ना, ठीक है। तो गास सेडल मेथड में यहां पे हम x11 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे आप x20 की ही पुट करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? नहीं सर, मतलब हमने निकाली तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। x11 कैसे निकाली आपने? सर उसमें x10 और x20 पुट किया हमने। किया तो आपके पास x11 आ गया ना, x11 आ गया और बिल्कुल। x11 क्या है, x10 के मुकाबले में बेहतर है। बेहतर है। जब जी सर। आपने यहां से x21 निकालना है, अब x21 निकालने के लिए आपके पास या तो आप x10 और x20 पुट करें, ठीक है, लेकिन x10 के मुकाबले में x11 पुट। x1 जो है वो एक बेहतर सोल्यूशन है। तो सही। यहां पे जब आप x21 निकालेंगे तो ऑलरेडी x10 के मुकाबले में x1 की एक बेहतर एक एस्टिमेट आया है, तो वो फिर हम यहां पे पुट करेंगे। सही। तो बात मतलब समझ ये गए? जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा सर, इस तरह तो गॉस सीडल जी मेथड बेहतर है। जी, गॉस सीडल मेथड इस लिहाज से हाँ हाँ, बेहतर है इसको कन्वर्ज कर। गास सेटल यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जैकोबीज मेथड के मुकाबले में ये बेहतर है, ठीक है। सो x1, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x11 भी है और x12 भी है। जब हम 2 निकालेंगे, सेकंड इटरेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर हम यहां पे क्या पुट करेंगे, हियर वी विल हैव, सॉरी, x2 निकालेंगे, तो अब x1 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें पता है। इज इट क्लियर? अब यहां पे जैकोबीज मेथड में क्या करेंगे हम, x1 और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस इटरेशन में हमने निकाली है, तो यहां पे x1 पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे जैकोबीज मेथड में। गास सेडल में क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है, तो यहां से हमारे पास x12 हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो जैकोबीज मेथड में फिर यहां पे हम x2 को पुट करेंगे बेसिकली, क्योंकि वो बेहतर x11 के मुकाबले में मोर क्लोजर टू द, ठीक है। तो उसकी उसकी जगह फिर हम ये पुट करेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? बिल्कुल सर क्लियर है। बस यही है।
ठीक है, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्कशन है, और फिर इसका जो है इसको फास्ट करने का अल्फा और एक्स आई के प्लस वन, एक्स आई के जो प्रीवियस वैल्यू आपने निकाली है प्लस अल्फा एक्स आई कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ से जो आप निकालते हैं माइनस प्रीवियस वैल्यू और उनका डिफरेंस, और उसके बाद फिर अल्फा से आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर नया जो वैल्यू है एक्स आई के प्लस वन की आप डिफाइन करते हैं. So next technique is Newton-Raphson method. Okay, so Newton-Raphson method, again we have a single non-linear equation for example. ठीक है, और एक ही वेरिएबल है, उस पे एक वेरिएबल हो तो ऑफ कोर्स यू नीड ओनली सिंगल इक्वेशन. अगर आपके पास n वेरिएबल्स हो, नॉन लीनियर इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशंस हो, व्हाटएवर द टाइप ऑफ इक्वेशंस आर, हाउ मेनी वेरिएबल्स यू विल नीड, हाउ मेनी इक्वेशंस यू विल नीड, n इक्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मेथड है उसमें एक वन डायमेंशनल इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी. इसमें प्रीवियस उसमें इस सी को भी इस साइड पे ले आए और उसके बाद एफ एक्स माइनस सी को उसने बेसिकली एफ एक्स का नाम दिया था. एफ एक्स वाज जीरो. जीरो का मतलब ये है कि ये सी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है. एफ एक्स में सी वाज प्रेजेंट दियर. लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इक्वेशंस को लिखने के लिए डिफरेंट तरीके हैं. इन सम केसेस उसमें से कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जब इक्वेशन लिखें, जब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो होगी जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए. प्रीवियस इक्वेशन में एक्स की ऐसी वैल्यू हमने तलाश करनी थी, जब उस इक्वेशन में पुट करते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता, जीरो आ जाता. लेकिन जैसा कि अगेन आई रिपीट दैट, ये इक्वेशंस को लिखने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं. ठीक है, न्यूटन-रॉप्सन मेथड की मदद से इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इट्स वेरी सिंपल. आप एज्यूम कर लें कि आपके पास एक इनिशियल एस्टिमेट है. ठीक है, एक इनिशियल एक्स नॉट इज एन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द सॉल्यूशन, और आप ये भी एज्यूम करें आपके पास एक्स नॉट एक सॉल्यूशन है, इनिशियल एक एस्टिमेट है जो कि एक्चुअल एस्टिमेट के कहीं करीब करीब है. लेकिन ऑफ कोर्स इट इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. ठीक है, तो एक्चुअल एस्टिमेट और इस ये जो आप एक्चुअल सॉल्यूशन और जो इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस है, डेविएशन है. ठीक है, उस डेविएशन को डेल्टा एक्स जीरो का नाम दे दें. डेल्टा एक्स जीरो का मतलब ये है कि अगर ये जो एक्स नॉट है उसमें अगर ये जो डेविएशन है इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो एग्जैक्टली आई विल गेट द सॉल्यूशन. ठीक है, एक इनिशियल एस्टिमेट है, उसमें अगर एक डेल्टा एक्स को मैं ऐड कर दूं तो what I get the exact solution. Did you get my point? अब मसला क्या है, इनिशियल एस्टिमेट तो आपको पता है. अब डेल्टा एक्स अगर वो जो डिविएशन है वो भी अगर आपको पता हो तो फिर तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. इनिशियल एस्टिमेट में आप डेल्टा एक्स को आप ऐड करें और आप एक्चुअल सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं. ठीक है, लेकिन ये डेल्टा एक्स मुझे पता नहीं है. ठीक है, कैसे मैं जो है इनिशियल एस्टिमेट में मैं क्या चीज ऐड करूं. ठीक है, अगर तो डेल्टा एक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जैक्ट ये डिविएशन मुझे पता हो तो एक्स को मैं डेल्टा एक्स पे ऐड कर दूं, एक्स नॉट जो इनिशियल एस्टिमेट है, सो आई विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जिसको मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास सी आ जाएगा. ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. इनिशियल एस्टिमेट, उसमें some deviation, actual solution से some constant is there for example. ठीक है, उसमें जब ये ऐड कर दूं और उसको जब मैं इक्वेशन में पुट कर दूं, what I get is I will get on the right hand side equal to 0. That means that the actual solution for this equation, the value of x is x naught plus delta x. ठीक है, इसको इस तरीके से ले लें कि एक्चुअल सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल 10 है, आपका एस्टिमेट है 9.9 है, तो डेल्टा एक्स क्या किसके बराबर होगी, अगर डेल्टा एक्स 0.1 हो तो 9.9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो f10 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जांपल 20 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, राइट हैंड साइड पे जो भी कांस्टेंट है, यानी f10 इज इक्वल टू c के बराबर आ जाएगा. अगर x हमारे पास 9.8 है फॉर एग्जांपल, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा एक्स विल बी इज इक्वल टू 0.2, यानी 9.8 प्लस 0.2 आपस में ऐड करें तो 10 आ जाएगा. एक्स हमारे पास है
10.1 है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, इट विल बी 0.1 -0.1। अगर -0.1 को 10.1 के साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। F10 इज इक्वल टू C के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स और एक्स डेल्टा एक्स अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इसका सोल्यूशन मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, सो हियर इज व्हाट वी हैव। अगर इस राइट हैंड साइड को अगर मैं टेलर सीरीज की मदद से इसको एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो टेलर सीरीज की मदद से एक्सपेंड करूं तो सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव, x0 प्लस दिस इज अ वेरी स्मॉल डिविएशन। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं df डिवाइड बाय dx। ठीक है, डेल्टा x जो डिविएशन इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं प्लस 1/2 फैक्टोरियल d2f बाय dx स्क्वायर डेल्टा x 0 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। अगर मैं ये सारी इंफिनिटी तक चला जाऊं तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जब मैं इस टर्म के बाद वाली, हेलो, हेलो, जी, जी सर, बोलें आप। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। राइट हैंड साइड को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, तो लेकिन इसमें मैं देखता हूं कि दिस डेल्टा एक्स इज ए स्मॉल डिविएशन एक्चुअल वैल्यू के, आप एक्चुअल जो वैल्यू है उसकी, ठीक है, एक्स की एक्चुअल वैल्यू उसके आसपास कहीं है, सॉल्यूशन के आसपास कहीं है, तो इसका मतलब है डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो जितना स्मॉल वैल्यू है उसकी पावर आप लेते चले जाए, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा एक्स 3 आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा एक्स 4 आ जाएगा। अगर ये डेल्टा एक्स पॉइंट 1 है तो डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। डेल्टा एक्स 3 क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हायर टर्म्स को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं निगलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगी। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली बराबर का मतलब ये है कि इसको फिर मैं लिख सकता हूं, जब ये सारी टर्म्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद सारी टर्म्स निगलेक्ट करूं, सो व्हाट आई विल हैव इज fx0 प्लस df dx। ठीक है, और इसमें इनिशियल वैल्यू कौन सी पुट करनी, ये x0 वाली। जीरो का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव आपने लिया है उस फंक्शन का, इस फंक्शन का, और उसमें जो x0 जो इनिशियल एस्टिमेट जो है उसको आपने यहाँ पे पुट किया है। पुट करके उस इनिशियल एस्टिमेट पे बेसिकली आपने डेरिवेटिव लिया है, प्लस इनटू डेल्टा एक्स जीरो हमें पता नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू सी। यहां से अगर मैं इस चीज को, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वेलिटी। ठीक है, अब इसमें से इस चीज को मैं उठा के यहां से दूसरी साइड पे ले जाऊं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा हमारे पास, डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव कहां पे हमने निकाला है, डेरिवेटिव एट द इनिशियल गेस, इनटू डेल्टा एक्स जीरो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी माइनस एफ एक्स जीरो। ठीक है, बाकी ये सारी टर्म्स मैंने निगलेक्ट की है। सी माइनस एफ एक्स जीरो, इसको चूंकि मैं दूसरी साइड पे ले गया था तो सी माइनस एफ एक्स जीरो को मैंने नाम दिया डेल्टा सी का नाम दे दिया। ठीक है, और सो डेल्टा सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स में हमारे पास ये आई और यहाँ पे उसने डिफाइन भी किया है। ठीक है, लेकिन ये निकालते वक्त हमने क्या चीज एज्यूम किया था, व्हाट वी हैड इज वी हैड हमारा सॉल्यूशन जो है, हमने ये कहा था ना एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट इज, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, सॉल्यूशन के बराबर है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल की है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज किसके बराबर है, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट इट इज इक्वल टू x1। ये इनिशियल गेस है। इनिशियल गेस में जब हम डेल्टा एक्स जीरो को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, वी विल गेट x1। ठीक है, फिर x1 में x1 से फिर जिस तरीके से हमने पीछे इटरेशंस की हैं उसी तरीके से इस प्रोसेस को हम जारी रखेंगे। यानी x0 में जब मैं डेल्टा जब x0 में मैं ये चीज ऐड करूंगा, x0 में ये चीज ऐड करूंगा, ठीक है, तो उससे फिर मेरे पास क्या चीज आ जाएगा, x1 आ जाएगा मेरे पास। यहां पे तो मैंने ये कहा ना कि x0 में जब डेल्टा x को, यहां पे इक्वेलिटी का साइन है तो इसका मतलब है
x0 में ये चीज ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने टर्म्स ट्रंकेट की हैं तो एक्चुअल सोल्यूशन के बजाय हमारे पास x0 में जब डेल्टा x0 में ऐड करूंगा, डेल्टा x0 यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है उसको जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, इसके साथ x0 के साथ, तो फिर मेरे पास एक x1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो x0 जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा हूँ उसमें ये हायर ऑर्डर टर्म्स को मैंने निगलेक्ट की हैं, उसके बाद सिर्फ ये वाली टर्म्स मैंने रहने दी हैं। ठीक है, सो व्हाट आई हैव इज x0 प्लस डेल्टा x0 इज इक्वल टू x1। लेकिन डेल्टा x0 किसके बराबर आया है, डेल्टा x0 हैज इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन में हायर टर्म्स को निगलेक्ट करके जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वहां से मैं डेल्टा x0 की वैल्यू निकाल सकता हूं, और डेल्टा x0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल टू डेल्टा c0 डिवाइडेड बाई एफ डी x0। इस चीज को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं तो डेल्टा c0 डिवाइड बाई डेल्टा f डिवाइडेड बाई dx, df डिवाइड बाई dx, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये डेल्टा x0 आ गया। सो x0 प्लस डेल्टा x0 विच इज x0 प्लस डेल्टा x0 मैं यहां से ले लूंगा और इसको यहां पे पुट करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक नया गेस आ जाएगा x1। ठीक है, अब नया x1 आ गया, अब मैंने अगले स्टेप पे के लिए क्या करना है, यहाँ पे x1 पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी c1 निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर डेरिवेटिव x1 पे, जो x1 आपने कैलकुलेट किया, वंस यू कैलकुलेटेड x1, ठीक है, तो ये भी x1 निकालेंगे। यहाँ पे c1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे fx1 x1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास c1 आ जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, और उसकी जगह फिर डेरिवेटिव कहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, x1 पे, जो नया गेस जो निकाला है उस पे डेरिवेटिव की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, वहां से ये वाला फैक्टर आ जाएगा, उसमें x0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दिस विल बी द इक्वेशन दैट वी विल हैव। इसको आपने डेल्टा x जो है, बेसिकली हमारे पास ये डेल्टा x है। ठीक है, एक्स के यहाँ पे इट इज ये वाली इक्वेशन इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। डेल्टा एक्स के इट इज डेल्टा सी के डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स के। ठीक है, सो सी के मैं यहां से निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव एक्स के पे निकालूंगा, उनका रेशियो लूंगा तो वो डेल्टा एक्स के आ जाएगा, उसमें एक्स के को ऐड करूंगा तो एक्स के प्लस 1 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं आई विल रिपीट इट। ठीक है, सो कैसे करेंगे, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, 3:30 पे हमारी लैब स्टार्ट होनी है, तो जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स ओनली। ओके सर, अभी 3:24 हुए हैं ना। ठीक है, तो वो प्रीवियस इक्वेशन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इसको गॉस सेडल मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। उसको फिर फर्स्ट यू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका आप क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें। सो डेरिवेटिव इज दिस थिंग। सो f0 का मतलब क्या है, इसका इनिशियल गेस यहाँ पे उसने 6 लिया है। ठीक है, उस 6 पे इसका डेरिवेटिव ये आ गया, उस इक्वेशन का डेरिवेटिव df बाई dx आपने निकाला। ठीक है, और हाँ, फिर मैं आपको फिर आई शुड रिपीट इट अगेन, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस c को आप इस साइड पे ले और पूरी इक्वेशन को fx का नाम दे दें। ठीक है, तो उस सूरत में इस इक्वेशन में जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वाला c0 होगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को, जिस तरह ये इक्वेशन है उसको उसने fx का नाम दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है इसको उसने, ये वाली इक्वेशन ये fx है बेसिकली, तो उसमें फिर ऑफ कोर्स c0 होगा। इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो फिर ये वाला पोर्शन fx बन जाएगा और c हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशंस को लिखने का तरीका है। ठीक है, सो fx इज दिस इक्वेशन, उसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, और डेल्टा c इनिशियल गेस हमारे पास 6 है, डेल्टा c किसके बराबर होगा, fx के राइट हैंड साइड पे 0 था तो c हमारे पास 0 है। fx उस इक्वेशन में fx है, x0 की जगह 6 लिखे और उसको सॉल्व, डेल्टा c0 हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। फिर आप क्या करें, उस इक्वेशन का डेरिवेटिव तो लिया है, उसमें x का जो इनिशियल गेस था 6 था, उसको पुट करें तो हमारे पास 45 आ जाएगा। फिर डेल्टा x0 आप निकालें, यहाँ पे जो डेल्टा x0 है, डेल्टा x0 विल बी इक्वल टू दिस थिंग। तो
x1 किसके बराबर होगा, x0 प्लस डेल्टा x0, उसमें ऐड करें तो हमारे पास x1 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, यहां पे आपने डेल्टा C1 निकालना है। तो डेल्टा C1 कैसे निकालेंगे, C माइनस F1, x0 की जगह यहां पे क्या पुट करेंगे, F1 पुट करेंगे, C ऑलरेडी हमारे पास 0 है। और फिर डेरिवेटिव की जगह यहाँ पे ये हमने x1 पे निकालना है, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है इसमें x1 की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये f1 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से फिर हम डेल्टा x1 निकाल सकते हैं। फिर उसमें x0 में x1 जो आपने निकाला उसमें ये वाली चीज जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर x2 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी स्टेप्स उसने बताई हैं, x2 x प्लस डेल्टा हो गया, x2 प्लस डेल्टा। सो वी विल जस्ट कीप ऑन डूइंग, अल्टीमेटली वो जिस तरह प्रीवियसली हमने एक चेक रखा था वही चेक हम यहाँ पे भी लगाएंगे। और ये फास्ट कन्वर्जेंस है, ये देखें वहां पे बहुत सारी 6 या 7 इटरेशंस के बाद मेरे ख्याल में कोई 4 पे पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 4th इटरेशन में ये इट कन्वर्जेस faster than the previous Gauss-Seidel method. It considerably more rapidly than Gauss-Seidel method. The method may converge to a root different from the expected one. जो बहुत सारी इक्वेशंस के एक से ज्यादा रूट्स होते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट रूट्स में से किसी एक रूट पे कन्वर्ज कर सकता है, या इट मे डाइवर्ज इफ स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट क्लोज इनफ टू द रूट। अगर रूट के करीब नहीं है तो फिर ये डाइवर्ज भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पावर फ्लो स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो इनिशियल गेस जो है दैट इज ऑलमोस्ट हमें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि ट्रू वैल्यू की वैल्यू किस रेंज में होगी। तो हमारे पास जो इनिशियल गेस जो होता है दैट इज वेरी नियर टू ट्रू वैल्यू। सो इट इज मोर देयर इज more probability that your solution will converge to the actual जो है आपका solution जो है वो actual solution के आसपास कहीं आपको solution मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।